खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। लोकसभा में पास होने के बाद भी 3 तलाक बिल आज राज्यसभा में चालू सेशन के आखिरी दिन सियासत की भेंट चढ़ गया। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। विपक्ष बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की अपनी मांग पर अड़ा रहा और सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखी। बिल के अटकने के बाद फिलहाल ट्रिपल तलाक जैसी समस्या से मुस्लिम महिलाओं को पूरी तरह से निजात मिलती नजर नहीं आ रही। लोकसभा में तो विपक्ष ने 3 तलाक बिल का सपोर्ट कर आसानी से पास करा दिया, मगर जिन खामियों के खिलाफ आवाज उठाई उसमें बदलाव की मांग को लेकर राज्यसभा में रोड़ा बनकर खड़ा हो गया। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, लिहाजा यहां बिल को पास करने के लिए विपक्ष का साथ बेहद जरूरी था। अब सरकार विपक्ष पर बिल को लटकाने का इल्जाम लगा रही है। बड़ा सवाल यह कि आखिर इस तारीखी बिल को टालने का जिम्मेदार है कौन? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 3 तलाक बिल पर सियासत हुई तेज। लोकसभा में पास, राज्यसभा में अटका। सिलेक्ट कमेटी में भेजने से क्यों बच रही है हुकूमत? हुकूमत का इल्जाम 3 तलाक बिल को रोकना चाहती है कांग्रेस। चल ही गया 3 तलाक बिल, तो फिर जिम्मेदार कौन? पार्लियामेंट का सरमाई सेशन आज खत्म हो गया और हुकूमत 3 तलाक बिल को राज्यसभा में पास नहीं करवा सकी। सेशन का आखिरी दिन होने की वजह से दोनों पार्टियों ने व्हिप जारी करके अपने अपने अरकान को ऐवान में हाजिर रहने की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन राज्यसभा में 3 तलाक बिल हंगामों की नजर हो गया। अपोजिशन बिल में तरमीम और सिलेक्ट कमेटी के पास बिल भेजने के अपने मौक़िफ़ पर अड़ी रही और हुकूमत इस पर बहस से ही कतराती रही। उधर पार्लिमानी उमूर के वजीर अनंत कुमार ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस दो रुखी रवैया अपना रही है। लोकसभा में उन्होंने पूरा समर्थन दे करके ये पारित हो गया, तो अभी राज्यसभा में नया ज्ञान मिला है क्या? यानी सरकार पूरा मुस्लिम समाज और महिलाओं के और बहनों के साथ है, और जैसे अन्य कानून अन्य समाजों में है वैसे ही कानून बनना चाहिए, वैसे ही बन रही है। तो लोकसभा में एक रवैया और राज्यसभा में और एक रवैया, ये दोहरा नीति क्यों अपना रही कांग्रेस? दूसरी जानिब 3 तलाक बिल पर अपोजिशन अपने मौके पर अड़ा रहा। अपोजिशन का कहना है कि इस बिल के आने से ना तो खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ ही होगा और ना ही उनको कोई इंसाफ मिलेगा। अगर शौहर 3 साल के लिए जेल चला गया तो फिर बीवी और बच्चों के अखराजात आखिर कौन बर्दाश्त करेगा? जबकि 3 तलाक पर मुस्लिम दानिश्वरों और उलमाए कराम ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए हुकूमत से इस मामले में म्याना रवि बरतने की अपील की है। लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी है, वहाँ पे हमारे हाँ या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। एक कॉमा और फुल स्टॉप अमेंडमेंट करना है, वो भी स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए। आप ये बगैर स्टैंडिंग कमेटी के पार्लियामेंट में लाके उसको पास कराना चाहते हैं। 3 साल आप जेल में भेज रहे हो और मुस्लिम महिलाओं के आप वेल विशर हो, बच्चों के वेल विशर हो। ये तो सब मुसलमान औरतें जानती हैं, सिवाय उन चंद को छोड़ के जो बीजेपी के स्पोक्समैन के तौर पर मीडिया पे आती हैं, कि ये मुसलमान औरतों का एम्पावरमेंट हो रहा है या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उनको नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है। हम लोगों को तो बहरहाल राज्यसभा के लोगों पर भरोसा है कि वो इस मामले में कोई बीजेपी के प्रेशर भी नहीं आएंगे। 3 तलाक से मुतालिक बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया था, ताहम अपोजिशन के सिलेक्ट कमेटी को भेजने के मुतालबे की वजह से राज्यसभा में इस पर बहस नहीं हो सकी। सवाल यही है कि आखिर हुकूमत इसे सिलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेजना चाहती, ताकि इस बिल के फवायद और नुकसानात पर सिलेक्ट कमेटी और गौर तो कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। इनको सबूताज करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट कमेटी। तो आखिर इस तारीखी बिल को टालने का जिम्मेदार है कौन? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जूही सिंह मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। नवीन कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। थोड़ी देर में शाइस्ता अंबर हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि ऑल इंडिया वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की चेयरपर्सन है। साथ ही साथ आदिल सिंह बोपराय साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो भी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। और साथ ही साथ सीनियर लॉयर
डॉक्टर रिजवान अहमद भी हमारे साथ इस शो में होंगे। लेकिन नवीन, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार अपने रुख से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही और आप पूरी जिम्मेदारी दरअसल ऑपोजिशन पार्टीज के सिर मरने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनकी वजह से यह बिल लटक गया। असलियत तो यह भी है ना कि आप भी अपने रुख में थोड़ा सा बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बात यहां पर यह हो रही है कि अगर आप ऑपोजिशन पार्टीज की एक छोटी सी बात नहीं मानेंगे, 3 साल की सजा का जो प्रावधान है उस पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा, तो जो बिल महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए आया है दरअसल वो उसके लिए टॉर्चर बन जाएगा। क्या इस पर विचार नहीं किया जा सकता क्या किसी भी सूरत हाल में? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक बार बताइए कि आप कहते हैं कि हम टस से मस नहीं हो रहे हैं, अब जो कानून है उसके अंदर अभी जब तलाक देते हैं तब वो महिला किसके पास जाती है, उसका कौन उसका जिम्मेदारी निभाता है? अभी कोई है? अगर इसको रोकने के लिए, अगर इस बात को लोग तलाक ना दें, उसको रोकने के लिए अगर कानून लेकर के आए तो उसमें आपत्ति है? किस किस बात की आपत्ति है? मुझे बात समझ नहीं आ रही। आज अगर जब जिन महिलाओं को तलाक दिया गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या कोई बता सकता है? क्या क्या सरकार लेती है? उसके परिवार के लेते हैं? कौन लेते हैं? जो जिम्मेदारी अब लेते हैं वो बाद में भी लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से तलाक देने की परंपरा फोन पर, टेलीफोन पर, चिट्ठी के जरिए खड़े खड़े दे देंगे, जो परंपराएं हैं वो जब वो खत्म होने के लिए उसको एक भय और एक कानून बन रहा है तो उसमें क्या आपत्ति है भाई? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। क्यों बता सकता है क्या? आखिर कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र क्यों? आप लोकसभा, एक मुझे बात समझ नहीं आती, आप केवल एक धर्म के ये जो कानून है ये सभी के लिए एक समान है ना? आज जिन महिलाओं के साथ आप कहते हैं हम न्याय नहीं कर रहे हैं, हम न्याय नहीं कर रहे तो कौन न्याय कर रहा है? आप उन्हें तलाक दे देंगे और कौन उनकी जिम्मेदारी उठा रहा है आज की डेट में जो बड़ी तादाद में महिलाएं हैं जिनको तलाक दिया जा रहा है? अगर उसको रोकने के लिए कानून लेकर आए इसमें आपत्ति क्या है? कोई नहीं उठा रहा, कोई नहीं उठा रहा। लेकिन यहां पर बात यह हो रही है कि जब मुस्लिम महिला के लिए ही कानून बन रहा है, उसे एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है इस कानून के जरिए, तो क्यों नहीं उसमें एक प्रावधान और जोड़ दिया जाए? बिल्कुल, आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को ही केवल फोन पर तलाक दिया जा सकता है। अब मुस्लिम महिलाओं को ही जो है खड़े खड़े तलाक दिया जा सकता है, किसी और धर्म में नहीं है इस प्रकार की प्रथा। जब इसमें है तो इसीलिए तो इसको रोकने की बात हो रही है ना। मुस्लिम एक मुसलमानों के भी एक बनाया, बेटा पैदा नहीं हुआ, मुसलमानों के भी तो ये एक तबके में जी, हाँ तो चलो एक तबके में सही, उसी को तो रोकने की बात हो रही है ना। और किसी धर्म में तो इस प्रकार की प्रथा नहीं है ना जी। अगर है तो बताएं। ठीक है, जूही सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जूही सिंह जी, कांग्रेस पार्टी तो भी हमारे साथ जुड़ने वाली है, आदिल सिंह हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि लोकसभा में आप लोगों ने इस बिल के सपोर्ट में वोटिंग की, राज्यसभा में जहां आपको लगा कि इस पर अड़ंगा लगाया जा सकता है वहां पर आप लोगों ने इसको रोक दिया। दरअसल बिल को लटका दिया गया है अब अनिश्चित काल के लिए। इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? समीर जी, इसी से सरकार का चेहरा उजागर होता है, क्योंकि हमने लोकसभा में भी यही कहा था कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और जिसके जो क्रिमिनलाइजेशन का एक प्रोसेस है, हमारे लिए एक सिविल मैटर था। सांसद धर्मेंद्र यादव ने पूरा वक्तव्य ऑन रिकॉर्ड इस पर दिया था कि इसको एक सिविल सूट की तरह देखा जाए। ट्रिपल तलाक जिस तरह से आप बता रहे हैं हमारे भाजपा के मित्र, उसकी सभी ने निंदा की है और मुझे लगता है 99.9 मुस्लिम भाइयों और बहनों ने भी निंदा की है। एक कानून आ रहा था, आप जब संशोधन करना नहीं चाहते हैं, विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो अभी भी मित्र कह रहे हैं कि हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा है इनको ऑब्जेक्शन क्या है। संसद इसीलिए बनती है कि उसमें हम अपनी बात रखें, आपको सही लगे या गलत लगे आप संसद में रखें। अगर फिर भी कोई कानून इतना व्यापक आ रहा है, एक धर्म को इफेक्ट कर रहा है बड़े पैमाने पर, तो सिलेक्ट कमेटी में भेजने में आपको इशू क्या है? सिलेक्ट कमेटी कोई गैर जिम्मेदार लोगों की नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सभी धर्मों के लोग उसमें हैं, वहां से लौट के आएगा। इसको तो आपको जल्दी से जल्दी, अगर आपने कंसल्ट नहीं किया पहले, उस पर भी मैं सवाल नहीं उठा रही हूं, आज के दिन में डिस्कशन हो चुका है, सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, अगले सेशन में ले आइए, उनकी भी टिप्पणियां इस पे ले आइए। इसमें विपक्ष की दोहरी नीति, दोहरा चेहरा, हम एम्पावर कर रहे हैं, इससे तो महिलाओं का और नुकसान ही हो रहा है ना। आपको इसमें कठिनाई क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे समझाएं जी। मौलाना दहलवी साहब, क्या कुल मिलाकर यह माना जाए कि कट्टर मौलानाओं का दबाव एक बार फिर रंग ला रहा है और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो दरअसल उस वोट बैंक को साधने के चक्कर में एक बार फिर इस बिल के खिलाफ खड़ी हो गई हैं? छोटा सा सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूं? बोल लीजिए, पूछ लीजिए, उसके बाद में जवाब ले लूंगा। दहलवी साहब आए हैं, बोलिए नवीन। आज से पहले जो कानून आए हैं वो कानून मुझे बता दें, उस कानून के लिए
कितनी बार आपने सेलेक्ट कमेटी या फिर उसके अंदर संशोधन किया गया? 498 के अंदर कब किया गया था? दहेज प्रथा के लिए कानून आया तब कब किया था? कानून के लिए कब आपने सेलेक्ट कमेटी आज ये अगर कुछ पहले नहीं हुआ और आज नहीं मैं बता रही हूँ, अगर इसी पे क्यों करना चाहते हो? आज से पहले, अभी बहुत दूर नहीं, मैं संविधान बनाने तक की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। 20 वर्षों में सुनने की आदत सीखिए। अगर आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सुनना सीखिए। सबसे आवश्यक बात यह है, ये लोकसभा नहीं है जहां आपने राज्यसभा में जो खेल किया है वो यहाँ आप निहायत यू आर बुलिंग, आप यहाँ पर धमकी दे रहे हैं क्योंकि आप सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इसीलिए ये बिल पास नहीं हो रहा है। सर मैं बता रही हूँ, अगर कुछ पहले नहीं हुआ तो आज हम आवाज न उठाइए, आप हमें बताएंगे। आप ये बदमिल को धमकी दे रहे हैं और आप निहायत के जिम्मेदार प्रवक्ता है। आप जैसे लोग ही चाहते हैं कि ये बिल पास न हो क्योंकि आप रोकने के लिए आपने क्या किया? क्या आप मुझे बता दीजिए, आज तक आपने क्या कदम उठाया? एक कदम बता सकते हैं क्या मुस्लिम भाइयों के लिए? बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है आप ठीक है नवीन जूही जी आज तक आप सत्ता में रहे, आपने एक कदम उठाया? एक मिनट मौलाना देलवी मेरे सवाल का जवाब जी। क्या कट्टर मौलानाओं एक मिनट क्या कट्टर मौलानाओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी तंजीमों का दबाव रंग ला रहा है जिसकी वजह से अब फिर ये अनिश्चित काल के लिए टल गया है बिल? नहीं समीर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बुनियादी चीज है जिस चीज को नवीन जी कह रहे हैं, यहां ट्रिपल तलाक, देखिए एक बुनियादी चीज को समझने की जरूरत है। शाबानो का जब मामला आया था और कलकत्ता हाई कोर्ट ने शाबानो के मामले में फैसला दिया था, उस वक्त अवामी एहतिजाज हुए थे और उन अवामी एहतिजाज के बाद हुकूमत पे दबाव बनाया गया था कि वो हाई कोर्ट के उस फैसले को तब्दील करें। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अब जो है वो हिंदुस्तान के अंदर तलाक बिदअत यानी एक साथ 3 तलाक जो है उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, तो मुझको बताइए किस मुस्लिम तंजीम ने जो है उस पर एहतिजाज किया? कौन सा ऐसा वो था जिसने कहा कि नहीं? सबने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और हम सुप्रीम कोर्ट के मौलाना देलवी साहब ये बात आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने के बाद और लोकसभा में इस बिल के टेबल होने से पहले 70 बार मामले सामने आ गए ट्रिपल तलाक के, यानी ट्रिपल तलाक की बुराई को रोका नहीं जा सका था, इसीलिए तो कानून बनाकर सजा का प्रावधान किया जा रहा है ना। नहीं सुन लीजिए ना, देखिए इसमें बुनियादी चीज ये, हुकूमत जब बिल लाई, हुकूमत के बिल व्हाट्सएप पे तलाक, SMS से तलाक, ईमेल से तलाक, ये जितने भी किस्म की तलाक है इसकी हिमायत कोई नहीं कर रहा है। यहां बुनियादी तौर से आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर रिजवान साहब यहां मौजूद है, वो भी इस बारे में जानते होंगे कि हिंदुओं के अंदर तलाक की कोई सूरत नहीं होती थी, लेकिन 1956 के जो हिंदू मैरिज एक्ट था उसमें तब्दीली की गई, 1976 की मैरिज एक्ट में तब्दीली की। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, इसको आपको समीर आज समझना पड़ेगा कि 12 सितंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब हिंदू मैरिज एक्ट 1976 के मुताबिक किसी भी जोड़े को 6 महीने तलाक के लिए कोई गुंजाइश की जरूरत नहीं है। हमारा कहना है जब हुकूमत मुख्तलिफ तरीकों से बातचीत कर सकती है, आप आलिया मतलब पर्सनल लॉ बोर्ड को छोड़ दीजिए, ये तो शरई मसला है ना। जिस चीज को कोर्ट कलादम करार दे चुका है, जिस ट्रिपल तलाक बिदअत को कोर्ट जो है वो ममनू करार दे चुका है, अब वहां एक घर मौजूद रहता है कि अगर 90 दिन के अंदर ये लोग शरई तौर से जो है वो रिकंसिलिएशन कर लेते हैं या उनमें रजत हो जाती है तो ये घर बच सकता है। परेशानी क्या है हमारे माशरे में, हिंदुस्तानी माशरे में, क्या वो हिंदुओं के घर हो या मुसलमानों के घर हो, जब उस औरत के खाविन को अगर आप जेल भेज देते हैं तो समीर ये बताइए कि उस लड़के के घर वाले, उसकी सास नान जो भी ससुराली रिश्ते हैं, वो किस सूरत में उस औरत को वहां बर्दाश्त कर लेंगे। हमारा कहना है आप औरतों की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखिए। आप हर चीज में औरत को कह रहे हैं थाने उसको जाना है, सबूत उसको पेश करना है, तो बजाय इसके कि आपने यहां औरत को कोई इख्तियार दिया, आपने मजीद इसको उलझन बना दी है। इसलिए हम हुकूमत से वजाहत के साथ कह रहे हैं, इसके साथ साथ आप मॉडल निकाहनामा लाइए जिसमें यह कहा जाए निकाह के वक्त में कि शौहर 3 तलाक एक साथ नहीं दे सकता है, वो व्हाट्सएप टेलीफोन इस तरीके से तलाक नहीं देगा और उसकी जायदाद और मनकुला में उसको हिस्सेदार बनाइए। आप ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपोजिशन भी जिद में है और भारतीय जनता पार्टी यानी हुकूमत भी जिद के अंदर है। ठीक है दलवी साहब, रिजवान साहब दलील वहीं घूम फिरकर वहीं आ गई कि अगर हस्बैंड को ट्रिपल तलाक देने वाले हस्बैंड को 3 साल की जेल हो जाएगी
तो फिर बीवी की देखभाल कौन करेगा, उसे खिलाएगा कौन? मुझे बस ये जानना है आपसे, क्या देश में कोई ऐसा कानून है जिसके खिलाफ जुर्म हुआ, उसको, जिसने जुर्म किया उसको सजा तो दिलाए ही, साथ ही साथ जिसके खिलाफ जुर्म हुआ उसके खाने पीने का भी इंतजाम किया जाए? कोई ऐसा कानून है इस देश में? समीर, रिजवान साहब जवाब दे। आपने मेरी बात गलत समझी है। आपने मेरी बात गलत समझी। रिजवान साहब उसका जवाब दे, मैं इसमें वजाहत कर दूं। नहीं, मैं आपकी बात सही समझा। मैंने सवाल, मेरा सवाल है, रिजवान साहब, ये अलग सवाल है, ये नहीं, इसका आपकी बात से ताल्लुक नहीं है। मैं आपकी बात समझ गया, जो आपने पॉइंट रखा वो समझ गया, सारे लोग समझ गए। कुरान का ये अहकाम कुल है कि अगर तलाक हो जाती है, एक तलाक भी, तलाक आसन भी, तो 90 दिन के अंदर उनको रजत करनी चाहिए। जब आप उस शौहर को जेल ही भेज देंगे तो रजत कैसे हो जाएगी और वो घर कैसे बच जाएगा? ठीक है रिजवान साहब। समीर साहब देखिए, आज जो स्टेज है जी, इसमें मेरिट्स पे ना जाते हुए मैं थोड़ा सा एक पॉलिटिकल भी एक स्टेटमेंट दूंगा। जूही जी भी बैठी हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी ये बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कल्मिनेट हुआ है, जितनी मेरी जानकारी है, मैं भी लोगों से फोन पे बात करता हूं, मैंने 100 लोगों से बात की है लगभग, जिसमें 60-70 औरतें थीं। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस ने और सपा ने जो स्टैंड लिया है, इनके पास धरातल से यह फीडबैक आया है कि इस लॉ से औरत भी खुद घबरा गई है, मुसलमान औरत, और औरत भी अब भाजपा के साथ नहीं खड़ी है। क्योंकि मैंने कुछ सोशल एक्टिविस्ट औरतों से भी बात की, इन लोगों ने लॉ को कैलकुलेट नहीं किया। इन लोगों ने, ये लोग जिसको लॉ कह रही थी समीर साहब जी, मेरा ये आइडिया है, ये सोशियो लीगल फाइनेंशियल स्कीम मांग रही थी। सोशियो लीगल फाइनेंशियल स्कीम दो हमको। इनको जब सामने एक स्ट्रिंजेंट सख्त लॉ आया तो हमारी समाज सेविकाएं भी घबरा गई हैं, पीछे हट गई हैं, शादी बचाने की बात कर रही हैं, हस्बैंड को 3 साल जेल ना भेजने की बात कर रही हैं। मैं आज बहुत खुश हूं, मैं इन सबको मुबारक देता हूं। आराम से ये बिल ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। अब तुम जाओ, घर बचाओ, और अब जब तुम जाओ और मुसलमान औरतों का भला करो। ठीक है शाइस्ता अंबर जी, ये सवाल दरअसल तमाम उन वुमेन राइट एक्टिविस्ट पर खड़ा किया है रिजवान साहब ने, और मैं देख रहा हूं थोड़ा रुख में बदलाव तो आया है। कहीं ना कहीं एक डर भी नजर आ रहा है कि फैमिलीज टूटेंगी, इसलिए इतनी सख्त सजा उस शख्स को जो कि ट्रिपल तलाक अपनी वाइफ को देकर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, उसे दरकिनार कर रहा है, उसके लिए नहीं चाह रही हैं महिला एक्टिविस्ट भी। क्या यह बात सच है? क्या वाकई ये डर है? देखिए हम लोगों ने जो मांगा था सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन में, वो पिटीशन में सीधे सीधे मांगा था कि पर्सनल लॉ 1972 से अब तक, शाबानों से अब तक कोई भी ऐसा मजबूत अपना ऐलान नहीं कर पाया कि महिलाओं के शौहर बीवी के घर बच पाए, और वो आए दिन उल्टे सीधे बेतुके तलाक के फतवों पर अपनी मोहर लगा देता था। दोनों फरीकों को कभी नहीं सुना और न ही इंसाफ की नजर रखी, सुलह पसंदी काजी ने किया। इसलिए हम चाहते थे, और हमारी बहनें जो पिटीशन पे जाती थी, जो सोशल एक्टिविस्ट थी, वो कह रही थी कि किसी भी तरीके से घर टूटने ना पाए, बच्चे जुदा ना होने पाए, और उन लड़कियों के तलाक जो गैर कुरान की तरह इस्लाम के कानून के खिलाफ हो रहे थे, उनको रोका जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो हम औरतों ने मांग किया। हम औरतों का ईमान कुरान है, हम औरतों का कुरान अल्लाह के रसूल का इसका मतलब क्या मैं ये निकालूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया, ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया, बस इससे आगे आप लोग कुछ नहीं चाहती थी? आप लोगों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि सजा का प्रावधान इसमें किया जाए, उन मुस्लिम शौहरों को जेल की हवा खिलाई जाए जो कि ट्रिपल तलाक देकर अपनी वाइफ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सजा हो नहीं, समीर भाई, समीर साहब आप मेरी बात सुनिए, लेकिन यहाँ पे सियासत हो गई जी। जब लोकसभा में बिल पास हुआ, लोकसभा में बिल पास हुआ तो लोगों ने कहा कि ये औरतों की बर्बादी का कानून है, जबकि सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो ये बुराइयां खत्म नहीं होंगी, हर वक्त तलाक का डर उन औरतों पे रहेगा, तो ये जायज नहीं है। इस्लाम पूरी तरह से शौहर और बीवी के हुकूक और उनके बच्चों की हिफाजत की बात करता है, और ये लोग
दहलवी साहब पूछिए। देखिए, रिजवान साहब ने एक बहुत अहम बात उठाई है और बिल्कुल यहां रिजवान साहब और मेरी राय एक ही थी। मेरी राय भी यही थी कि वो शख्स जो खुद बिदअत का इर्तिकाब कर रहा है, हम सब जानते हैं, जो शरई नुक्ता निगाह को जानते हैं कि बिदअत जो है वो सुन्नत के खिलाफ है। जो भी बिदअत का इर्तिकाब करेगा, और हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने उस तलाक बिदअत पे पाबंदी लगा दी। लेकिन जो बुनियादी चीजें जिसको शाइस्ता अंबर साहिबा हो, आप हो या रिजवान साहब के अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी उनको समझना चाहिए, उसी कुरान मुक़द्दस मुतबर्रिका में वजाहत के साथ कहा गया कि अब चूंकि ट्रिपल तलाक बैन हो गई समीर, तो वो तलाक बिदअत की बजाय एक ही तलाक शुमार की जाएगी। और एक तलाक शुमार करने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी, मुझको उससे मतलब नहीं है। मुझको सिर्फ इतना पूछना है कि वो किसी सूरत में तलाक रजी, यानी वो रुजत जो उनके दरमियान हो जाए घर बचने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि गुफ्तो शनीद का जो मामला है, उस प्रावधान को भी रखना चाहिए। दूसरा ये कि तलाक के साथ साथ उसी वक्त उसकी जायदाद मनसूबा गैर मनकूला, उसकी आमदनी, उसका बहुत एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, शाइस्ता जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। आदिल सिंह साहब भी हमारे साथ होंगे। इस तारीखी बिल को टालने का आखिर जिम्मेदार है कौन, इसी मसले पर बातचीत हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो आखिर इस तारीखी बिल को टालने का जिम्मेदार कौन है? ट्रिपल तलाक बिल की हम बात कर रहे हैं, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आदिल सिंह बोपराय साहब से ब्रेक से पहले कांटेक्ट नहीं हो पाया था, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब सरकार देखिए ये बताने की कोशिश कर रही है, ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लोगों की वजह से ये बिल लटक गया। अरुण जेटली साहब साफ कह रहे हैं कि सेलेक्ट कमेटी में आप भेजने की डिमांड कर रहे हैं, और सेलेक्ट कमेटी में ज्यादातर उन्हीं सांसदों को आगे किया गया है जो इस बिल के खिलाफ हैं। तो बेसिकली ऑपोजिशन की जो मंशा है वो ये है कि ये बिल किसी तरह से पास ना हो पाए, ये कानून ना बन पाए। देखिए समीर साहब, मैं आपके माध्यम से आज देश से पूछना चाहता हूं कि आप टोकनिज्म चाहते हैं या एक मजबूत कानून चाहते हैं? जी, जो भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेके आई है, ये आधा पेज का बिल है। मैं अपने भाजपा के मित्र से पूछना चाहूंगा, वो मुझे इस देश का एक कानून बता दे जो आधा पेज का है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी इस कॉज को पूरे तरीके से सपोर्ट करती है। हमने क्या कहा है कि बिल में दिक्कतें हैं, और मैं आपको फ्लैग कर देता हूं वो क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले ये बिल बात करता है सब्सिस्टेंस अलाउंस का, पर ये नहीं बताता कि इसे क्वांटिफाई कैसे किया जाए। दूसरी बात, अगर हस्बैंड जेल चले जाएगा तो परिवार का और वाइफ का ख्याल कौन रखेगा, उनको पैसे और सब्सिस्टेंस अलाउंस कौन देगा। हमने सरकार को एक सजेशन दी कि आप एक कॉर्पस क्रिएट करिए, उस कॉर्पस में सरकार पैसे डाले, और जो महिलाएं जो परस्यू कर रही हैं लिटिगेशन, उस कॉर्पस से उन्हें कॉम्पनसेशन मिल सके। चौथी बात, आप इसे 498A ऑफ द आईपीसी के साथ कंपेयर करिए। 498A ऑफ द आईपीसी कहता है कि एफआईआर वही महिला दर्ज करवा सकती है जो पर्सन अग्रीव्ड है। इस बिल में लोकस का इशू ही नहीं उन्होंने क्लियर किया। सो ये बहुत ही इल थॉट आउट एंड बैडली ड्राफ्टेड कानून है। हम केवल ये कह रहे हैं कि सिलेक्ट कमेटी को आप भेजिए, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो बेहतर आएगा। और आखिरी में मैं ये पूछना चाहता हूँ समीर भाई अपने भाजपा से कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सोच समझ के ही तो सिलेक्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। अगर अल्टीमेटली एक मजबूत कानून और इफेक्टिव कानून आता है तो भाजपा को उससे क्या दिक्कत हो सकती है। और ये जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो मैं अपने भाजपा मित्र से सीधा सीधा सवाल है। ठीक है नवीन, मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि दिक्कत कहां पर है। दरअसल इस कानून के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। साफ कह रहे हैं आदिल सिंह साहब, और कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों का आज यही रुख भी था। वो चाहते हैं कि जितना मजबूत कानून आप लाना चाह रहे हैं उससे थोड़ा सा और मजबूत कानून चाह रही है कांग्रेस पार्टी। सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दीजिए, मना लीजिए विपक्ष को, वरना फिर ऐसे ही टसल चलती रहेगी और ये बिल लटका रहेगा। कांग्रेस भाजपा के सांसद भी नॉमिनेट बोपरा साहब, कांग्रेस के नेता क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा में जितने भी इनके सांसद हैं, चाहे वो मणिशंकर हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, चाहे जो है जितने भी लोकसभा में इनके सांसद हैं, वो समझ उनके अंदर नहीं है, वो मूर्ख हैं, इसीलिए उन्होंने लोकसभा में उसको पास करा दिया। लोकसभा में इस विषय पर आपत्ति नहीं उठाई, ये कहना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, मुझे ये बता दीजिए कि कौन से
कौन से कानून में आज की डेट में इस प्रकार से ऐसा है? अगर महिलाओं को आज तलाक दे दिया, वो किसके पास है? अगर वो महिलाएं जो आज जिनको तलाक दिया है, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाता है? आज क्या कांग्रेस के मित्र ने सोचा 60 वर्षों में कभी इस प्रकार का कानून लाना चाहिए था? इन्होंने कभी नहीं सोचा। आज ये बात करते हैं कि एक पेज का कानून ले आए। आपने एक बार भी, तो कोई नहीं उठाता है, लेकिन जब उन्हीं महिलाओं की, तो 60 साल में महिलाओं की खैरियत के लिए कानून बन रहा है, तो क्यों ना उसमें एक प्रावधान ये भी जोड़ दिया जाए। ये प्रावधान तो लोकसभा में इनके जितने मजबूत हैं, इन्होंने बता दिया कि आज ठीक है, हम तो नहीं कहते हैं उनको, राहुल गांधी को, कि वो उनकी समझ कम है, लेकिन उनके सारे नेताओं को उन्होंने मूर्ख बता दिया लोकसभा के। देखिए, ये भाजपा यही कहना चाहते हैं क्या? इन्हें कानून की समझ तो है नहीं भाजपा। राज्यसभा में लेकर के आए उन्होंने, लोकसभा में बात क्यों नहीं रखी? अगर इनको आपत्ति थी तो केवल इसलिए कि अगर आपका बहुमत है तो आप राजनीति करेंगे वहाँ। आप जो है महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। आप मुस्लिम महिलाओं के प्रति, अगर कांग्रेस को आपत्ति क्या है कि एक वर्ग की राजनीति करना चाहती है, इनको लगा कि इनके पास से वोट बैंक निकल रहा है, इसीलिए इनको आपत्ति है। भाजपा देश को गुमराह करने की राजनीति करती है। हम कह रहे हैं गुमराह कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप इस देश की जनता के साथ क्या कर रहे हैं? एक बार बताएंगे क्या? ठीक है जी, सारा डिस्प्यूट, सारा विवाद क्या अब इस बात को लेकर है, सिर्फ और सिर्फ कि अगर हस्बैंड जेल जाता है तो पत्नी को गुजारा भत्ता मिले, उसका ख्याल रखा जाए, ऐसा कोई प्रावधान किया जाए। बस सिर्फ यही दिक्कत है क्या? समीर भाई, अभी तो पैनल पे मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि लोकसभा में हुआ क्या। लोकसभा में बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने यही मुद्दे उठाए जो ये बार बार कह रहे हैं पब्लिक को गुमराह करने के लिए कि लोकसभा में तो इन्होंने विरोध किया नहीं, पास करा दिया, और राज्यसभा में ये विरोध कर रहे हैं। तो लोकसभा में भी यही मुद्दे थे कि इसका हमारे लिए सिविल सूट है, ये जो क्रिमिनल आप सजा दे रहे हैं 3 वर्ष की, कि किस आधार पे दे रहे हैं। और गुजारा भत्ता की जहां बात है तो शायद कानून में रिजवान साहब बेहतर बता पाएंगे, प्राविधान है कि जो पति जिसको जेल भेजा जा रहा है वो उसको एक मेंटेनेंस देगा, या इसमें कोई संशोधन जो भी लाया गया। तो सिलेक्ट कमेटी से क्या प्रॉब्लम है? सिलेक्ट कमेटी, अगर महिलाओं की आप बात करते हैं, आप बिल्कुल सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बेवकूफ कहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को गालियां दीजिए, कहिए कि हम लोग के चुने हुए प्रतिनिधि किसी लायक नहीं है, लेकिन चुने हुए तो हैं, तो सिलेक्ट कमेटी भी अपनी बात कहेंगे। आप भी अपने मेंबर्स को वहां रखिए। अगर आपका बिल दोबारा उसी फॉर्म में वापस आता है, महिलाओं की बात आप कर रहे हैं, महिलाओं की आपने अपने आप एक धारणा बना ली, और आप बार बार कह रहे हैं कि महिलाओं ने सुना, महिलाएं डर गई, महिलाएं ये नहीं चाहती थी। तो अगर महिलाएं ये नहीं चाहती थी तो पता करिए कि महिलाएं क्या चाहती हैं, क्योंकि उनके हक और हुकूक की बात है ना। आप तो हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या चाहना चाहिए या हमें क्या सोचना चाहिए। थोड़ी महिलाएं भी परिपक्व है तो बात कहना है भाई जी, हमने तो नहीं कहा। ये समीर भाई, नहीं भाई, हम नहीं कह रहे हैं, आपको सुनते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप किसी कानून के बनाने लायक है नहीं, आपको बस बोलने की आदत है, आपको धमकी देने की आदत है, आपको कानून नहीं बनाना है, आपको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। महिलाएं भी आपके लिए राजनीतिक मुद्दा है, बच्चे भी आपके लिए राजनीतिक मुद्दा है। प्रॉब्लम ये है कि ये वो वर्ग है जिसकी बात आप सुनना नहीं चाहते, पार्टी का मुद्दा बनता जा रहा है। ठीक है शाइस्ता अंबर जी, तो कुल मिलाकर क्या माना जाए, सियासत की भेंट चढ़ गया क्या ये बिल? एक मिनट दलवी साहब, क्योंकि अब बात ये हो रही कि पहले जो महिलाएं थी वो खुद सख्त से सख्त कानून की बात करती थी, सख्त से सख्त सजा की बात करती थी, उस शौहर के लिए जो ट्रिपल तलाक दे, लेकिन आज उनके रुख में भी बदलाव आ रहा है। तो कुल मिलाकर कंफ्यूजन पैदा हो गया है क्या सोसाइटी में? देखिए, कोई रुख नहीं है। ये लोग जो आज हम औरतों की हमदर्दी की बात कर रहे हैं, ये टोटल ये बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी औरत नहीं चाहती है कि उसका घर टूटे। दूसरा ये कि वो अपनी मांग छोटी सी कर रही है कि हमको हमारा शौहर, हमारे बच्चे, हमको घर चाहिए, हमें तलाक के डर से बचा ले। ऐसा कानून है जो घर जोड़ने का हो, वो कभी नहीं चाहेंगी, और न कभी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला शौहर चाहेगा कि हम जेल जाएं। ये सिर्फ एक आधा अधूरा कानून आया है जिसको हमने लॉ कमीशन को लिखा था कि पर्सनल लॉ बोर्ड और महिला पर्सनल लॉ पहल होगी ट्रिपल तलाक देकर अपनी बीवी से छुटकारा पाने की, घर को तोड़ने की। समीर भाई, सुप्रीम कोर्ट, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तलाक बिदअत बंद कर दिया है।
ये सुप्रीम कोर्ट का तलाक की मुद्दत बैन है, तो तलाक कहाँ हुआ? उसके बाद कितनी तो महिलाओं को तलाक मिला कहाँ है? हुआ? समीर साहब, तलाक ही नहीं हुआ। कानूनी पोजीशन भी भाजपा को नहीं पता। तो यानी सजा की कोई गुंजाइश नहीं है आपके हिसाब से? सजा होनी ही नहीं चाहिए फिर? नहीं समीर, देखिए समीर भाई, इस लॉ को सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। नहीं समीर, मैं इसमें कुछ इंटरवीन करूं? समीर, लोकस एड्रेस सजा होनी चाहिए। भाजपा आधे पेज का भाजपा एक बिल लेके आती है और कहते हैं कि दहलवी साहब, हिस्टोरिक बिल है। बोलिए दहलवी साहब, फिर मैं रिजवान भाई के पास जाऊंगा। मैं बिल्कुल, देखिए इसमें भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अपना क्या रुख है, ये एक अलग चीज है। जिस तरफ रिजवान साहब ने इशारा करा, मैं इस डिबेट को उधर वापस लेके आना चाहता हूं। सवाल यह है कि जो मुस्लिम खवातीन के लड़ने वाली औरतें जो सुप्रीम कोर्ट गई या जिन्होंने पूरी अपनी समाजी तहरीक चलाई, आज उनकी तरफ से भी इस बात को कहा गया। जाहिरी बात है, इस बारे में मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं कि कहीं रिजवान साहब मुझसे इख्तलाफ करेंगे, मगर चार चीजों को समझ, बहुत इख्तिसार में कह रहा हूं, चार चीजों को समझने की जरूरत है। यह बिल ऐसे सेशन में लाया गया जिसकी मुद्दत बहुत कम थी। दूसरी अहम तरीन चीज यह है, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, हम सब जानते हैं पार्लियामेंट्री निजाम को चलाने वाले, कि किसी ने भी व्हिप जारी नहीं किया। अगर बीजेपी व्हिप जारी कर देती तो कांग्रेस की जरूरत ही नहीं थी। 382 से ज्यादा इनके एमपी थे, इन्होंने भी व्हिप जारी नहीं किया। और तीसरी अहम तरीन चीज यह है, आपको मालूम है इस मुल्क में दो बड़े कानून जिनको अभी तक कानून नहीं बनाया गया, एनिमी प्रॉपर्टी वाले तो जारी किया था ना, कोई चर्चा नहीं किया। हमारा कहना यह है तो जारी मामला हमारा है। आप मौलवियों समीर भाई, ये बहुत बड़ी सियासत हुई है। आप समीर भाई, ये बहुत बड़ी सियासत हुई है। आप अकबर ज़ैदी को बुला लीजिए, आप इन औरतों से पूछिए। सवाल यह है, और आखिरी बात, इस्लाम में शादी सिविक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट हिंदू मैरिज एक्ट में तरमीम करके ये कह सकता है कि 6 महीने के इंतजार के बगैर तलाक हो सकती है, तो आप मुसलमानों की तलाक में यह कानून क्यों लेके आ रहे हो कि 3 साल शौहर जेल में रहेगा? तो ये जो दोहरा मापदंड है, ये जो तजाद है, ये कहीं ना कहीं हुकूमत और अपोजिशन दोनों को बरहना कर रहा है। ठीक है दहलवी साहब, आपकी बातों पर लेकिन ऐतराज है रिजवान साहब को। रिजवान साहब, अब तक आप लोग कहाँ थे? पर्सनल लेवल आप कहाँ था? जो औरतों की बर्बादी और बूढ़े बाप की कंधों पर तलाकशुदा बहन थी। बूढ़ा बाप तलाकशुदा बेटी को उठा रहा है, बहन तलाकशुदा भाई अपना बहन को उठा रहा है। जी देखिए, कानून फिर से बता रहा हूं, थक गया हूं। कानून जमीन पर कैसे ऑपरेट करता है? जब पहली बार एक औरत से दहेज मांगा जाता है तो वो 1 घंटे के अंदर थाने नहीं चली जाती। हाँ। जब पहली बार औरत को प्रताड़ित किया जाता है तो वो 1 घंटे बाद थाने नहीं चली जाती। सही बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक को तुम 3 बार दो या 30 बार दो वॉइड कर दिया था। अगर पहली तारीख को औरत को तलाक दी जाती तो ये फैमिली, ये जो प्रॉब्लम है, ये पहले फैमिली में डिस्कस होती, निगोशिएशन होते, दोनों खानदान आपस में बात करेंगे, फिर 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद सोच समझ के औरत पहली बात FIR कराएगी। जब उसका हस्बैंड अटक जाएगा इस बात पर कि तू मेरे घर में नहीं रह सकती, मैंने तुझे ट्रिपल तलाक दिया। पहली चीज दहलवी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिजवान भाई, क्योंकि यहाँ पर डर इस बात का जताया जा रहा है कि एक शख्स ने ट्रिपल तलाक दिया, पुलिस आएगी, उसको पकड़ेगी और जेल डाल देगी। ऐसे नहीं होता। हम आपकी इस बात से सहमति है। रो रहा हूँ, ऐसे नहीं होता जमीन पर। नहीं, जेल की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात है भाई, जेल की जरूरत सुनिए, शायद साहब है भाई, जब सुप्रीम कोर्ट का तलाक बैन है तो तलाक कहाँ हुई? तलाकबाजी तब हुई जब वो आदमी अपनी ट्रिपल तलाक पर अटक गया और उसने अपनी औरत से कहा मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रखूंगा। तब बिल्कुल, तब ये लो अट्रैक्ट होगा बहन। जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं समीर भाई। जी दहलवी भाई आप भी सुनिए। दहलवी भाई, कानून ऐसे ऑपरेट करता है, चाहे 494 हो, चाहे डाउरी एक्ट हो। एक बार अगर औरत ने मन बना लिया और वो थाने चली गई तो फिर आप ये औरत पर छोड़िए, नंबर 1 वो अपने शौहर को सजा करवाए, नंबर 2 वो उससे सेटलमेंट करे, नंबर 3 वो उसे जेल भेजे, नंबर 4 वो उसे माफ कर दे। इसमें आप और हम इंटरफियर नहीं कर सकते। ये चीज आप औरत पे छोड़िए, जैसे दहेज के कानून में 498 में हम लोगों ने छोड़ रखी है। आप लोग सारी औरतों का ठेका क्यों ले रहे हैं? मुझे बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है आदिल सिंह साहब, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। एक वकील ने यह बात उठाई है तर्कों के साथ, इसका आप ही जवाब दे सकते हैं क्योंकि आप भी एक अच्छे वकील हैं।
देखिए समीर भाई, 498A जो आईपीसी का प्रोविजन है उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए। वो कहती है कि ओनली दैट पर्सन जो एफआईआर दर्ज कर सकता है जो पर्सन अग्रीड होए, जिसका मतलब महिला जो वाइफ है या उनका कोई ब्लड रिलेटिव। अब आप ये ट्रिपल तलाक बिल का देख लीजिए, इसमें लोकस का इशू ही नहीं इन्होंने एड्रेस किया। इसका यह मतलब है कि सड़क पे कोई भी चलता आदमी जाके एफआईआर दर्ज करवा सकता है महिला की परमिशन के बिना। हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, आप उसे यही है बिल्कुल लोकस को रिस्ट्रिक्ट करें। जब पुलिस आएगी महिला मना कर देगी, भाई उस आदमी को 182 में 6 महीने की सजा हो जाएगी। आप लोग क्या बोल रहे हैं टीवी पर? क्या गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू पुलिस प्रोसिक्यूटेड अंडर 182 आईपीसी 6 महीने की सजा है। कैसे कोई थाने जाके गलत इन्फॉर्मेशन? नवीन, ऑपोजिशन पार्टीज को आपने भरोसे में नहीं लिया लग रहा है, ठीक से बताया नहीं, कंफ्यूजन बहुत हो रहा है भाई। ऑपोजिशन पार्टी को भरोसे में लिया, लोकसभा में वो साथ में थे, बाद में राजनीतिक कारणों से दूर हुए, इनको कभी अलग नहीं किया। इनकी एडमिटेड और दूसरी बात ये जानकारी नहीं है तो क्या करे, क्या कहते हैं? लोकसभा में सब साथ थे क्योंकि सबको जानकारी में था, लेकिन राजनीतिक कारणों से ये बाद में पीछे गए, इनको अपना वोट बैंक नजर आने लगा, केवल इसलिए गए, और कोई कारण नहीं है इसके अलावा। आपने सुना नहीं नवीन भाई साहब? आपको भिजवा देते हैं। नवीन विरोध को दर्ज कराया गया था लोकसभा में, हर पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन आपकी बात ये सही है जूही जी, ये बात तो सही है ना कि आपने सपोर्ट में वोटिंग की। लोकसभा में इस बिल को पारित कराने में आप लोगों ने वोटिंग की ना समीर तो भाई, आप उसके पक्ष में खड़े हो गए। पूरा भाषण सुन लीजिए। लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड क्या कहा गया? हाँ, नवीन जी अगर चाहते तो हमने तब भी कहा था कि सिलेक्ट कमेटी को भेजिए, और ये बार बार जूही जी से पूछ रहे हैं तो ये भी पूछ ले कि जूही जी क्या चाहती हैं, शाइस्ता जी क्या चाहती हैं। रिजवान साहब बड़े मासूमियत से कह रहे हैं कि वो महिला मना कर देगी। क्या आप जानते हैं कि किन महिलाओं की कठिनाइयों को आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? जो महिलाएं बड़ी मुश्किल से आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, आप कह रहे हैं कि वो कोई भी शिकायत कर देगा, जब पुलिस आएगी तो महिला मना कर देगी। सर आप इन महिलाओं से मिले हैं? आपने महिलाओं से, अरे छोड़िए, अरे सर छोड़िए, आप लोगों ने महिलाओं का मजाक बनाकर आपने बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। दीज आर सेक्शंस व्हिच यू आर कोटिंग फॉर अ कंस्टिट्यूएंसी ऑफ विमेन। अरे वो झूठी एफआईआर थोड़ी एडमिट कर लेगी कि मुझे तलाक। अरे खुश हो रहे हैं आप, गजब। अरे मैडम ये लोग खुश हो रहे हैं, मैडम ये लोग खुश हो रहे हैं कि ये कानून सेलेक्ट कमेटी में चला गया। मैडम ये लोग खुश हो रहे हैं, समीर साहब ये लोग खुश हो रहे हैं, यानी कोई सजा होनी नहीं खुश हो रहे हैं कि ठंडे बस्ते में चला गया। ये लोग खुश हो रहे हैं कि ठंडे बस्ते में चला गया। मत करिए सर, ड्राइवरियों का जितना मिसयूज होता है वो हम जानते हैं। नहीं करना चाहिए सर, डोमेस्टिक वायलेंस का जितना मिसयूज होता है, डोंट मेक इट एंटी मैन। आप इसको मर्दों के खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा जूही जी मुझे ये बताइए कि क्रिमिनलाइज किए बिना क्या बात बन रही थी क्या? सुप्रीम कोर्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के बाद भी 70 लोगों ने दे दिया ना लोकसभा में, जब तक ये बिल आया। समाजवादी पार्टी उसकी हिमायत करेगी और क्या नवीन जी की पार्टी क्रिमिनलाइज न करें तो आप सेलेक्ट कमेटी में चले जाएं। जैसे आपको सुनने में क्या है, अभी भी सुन नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम सही या गलत। आई सेड कि लोकतंत्र है, हम सही हो गलत हो हमारी बात तो आप सुने ना, बुली करके नहीं है। बात कह रहे हैं कि आप गलत। शाइस्ता जी एक सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि अब तक इस बिल के जो प्रावधान सामने आए हैं, आपकी तरह पागल नहीं है, सही या गलत है, हम अपनी बात बोलेंगे। ठीक है शाइस्ता जी, अब तक इस बिल के जितने भी प्रावधान सामने आए हैं 3 साल की सजा के साथ, आपको सबसे ज्यादा ऐतराज किस बात पर है? सर डोंट मेक इट पर्सनल। अब अगर मैंने पर्सनल किया तो मैं अपोलोजाइज करती हूँ। हमको सिर्फ इतराज इस बात का है कि 3 तलाक जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, तो फिर जो शिकायत जाएगी तो वो तलाक पे नहीं जाएगी। पहले काउंसलिंग करें, मजिस्ट्रेट काउंसलिंग करें और उनको एक बार मौका दे कि अब शर्तों के साथ मौका दे कि ये तलाक नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कुरान शरीफ के द्वारा, आप लोग अभी घर जाइए। अगर कोई जुल्म और ज़्यादती हो रही है तब उसको वॉच करने के बाद उनको सजा होनी चाहिए। वो आदमी 161 के बयान में भी यही कहेगा कि मैंने ट्रिपल तलाक दिया, मैं इस औरत को घर में नहीं रखना चाहता। मुकदमा ये तब बनेगा
ये डे ऑफ तलाक में मुकदमा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बाद में पछताते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मीनिंगलेस, ऐसा नहीं है। तलाक का जितना केस हमने उठाए हैं इतना आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इतना मेरे पास तलाक के केसेस आए हैं। अरे काजी ने निकाह किया देवबंद के तरीके से और शौहर ने तलाक दे दिया बरेलवी तरीके से। कहा मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंद के काजी से निकाह नहीं पढ़ूंगा। बताइए, ये ठीक नहीं है। जो नैतिकता है, इंसानियत है, औरतों के हक दें, औरतों को इंसाफ दें। और ये नैतिकता नहीं है कि पार्लियामेंट मेंबर या राज्यसभा मेंबर अपनी राजनीति या सियासत में औरतों के हक में आया हुआ ये बदलाव आपको नजर आ रहा है क्या? जो महिलाएं पहले ये कहती थी कि सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, अब कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर आशंकित नजर आ रही हैं कि इससे परिवार टूटेंगे। अब जब मुस्लिम महिलाओं के लिए ही आप ये बिल लेकर आ रहे हैं, उनके लिए ही ये कानून बनाया जा रहा था, और अब वही ये बात कह रही हैं, तब तो फिर कुछ बदलाव करने की गुंजाइश है या नहीं है? समीर भाई, ये आप कहना क्या चाहते हैं, जरा एक बार दोबारा से पूछ लीजिए, समझ आ जाए, केवल इतनी सी बात समझ में आ जाए कि आखिर इस बदलाव में, इस कानून में वो चाहते क्या है। जरा इनसे समझ लें एक बार, हम समझ नहीं पाए। शाइस्ता जी, एक लाइन में बताइए, सीधा सवाल सीधा जवाब, चाहती क्या है आप? समीर साहब, हम लोग चाहते हैं कि कानून आए, सख्त आए, लेकिन एक बार काउंसलिंग का मौका उनको दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी गलती पे दोनों पछताएं, और किसी की गुमराही या किसी की शिकायत पर जो दोनों जाकर के करें। कानून सख्त आना चाहिए, लेकिन मौका दिया जाना चाहिए। नवीन साहब जवाब दीजिए। समीर साहब 30 सेकंड का समय। नवीन साहब जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैसेज ये जा रहा है कि समझौते के आसार पैदा ही नहीं किए जा रहे, रिकंसिलिएशन की बात ही नहीं हो रही है भाई। सीधे समझौते के आसार तो फिर भी है, कानून में दर्ज होने के बाद। अभी थोड़ी देर पहले रिजवान साहब ने इसको बड़े बारीकी से बताया था, 3 शब्दों में बताया था कि इसके बाद किस किस तरह से इसके अंदर शामिल किया जा सकता है और कब वो कंप्लेंट वापस ली जा सकती है, लेकिन शायद समझ नहीं आया। हाँ। एक बार फिर अगर मैं वही बात दोहराऊंगा तो यही चलता रहेगा। समझौते के आसार फिर भी है, लेकिन कानून होना चाहिए, सख्त कानून लेकर के आए, इसलिए लेकर के आए ताकि कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी तरह से इस प्रकार से महिलाओं को तलाक ना दे। समीर साहब देखो समीर, इसमें मैं बात क्लियर है क्या? क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही थी, एक शख्स ने ट्रिपल तलाक दिया, जैसे ही कंप्लेंट हुई वैसे ही पुलिस आई, पकड़कर उसे अंदर कर दिया गया, 3 साल की जेल हो गई। ये एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है क्या? दरअसल ऐसा नहीं है। नहीं, तमाम मौके हैं जिनका जिक्र मैं समझता हूं कि नहीं, इसमें गलतियां हैं, इसमें पूरा बिल नहीं पढ़ा गया है, और मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि उसने तलाक दी और पुलिस ऐसा। मुझको बताइए कौन ऐसा शौहर होगा या कौन ऐसी औरत होगी जो वो बताए कि साहब मेरे शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा है और आप तैयार रहिए, मैं इसके खिलाफ FIR कराने आ रही हूं। ये भी बिल्कुल बेहमकाना दलील है। हमारा कहना ये, देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जमहूरियत का बुनियादी तरीका ये है, जो हमारा मेरा अपना जाती एतराज है, मेरा जाती एतराज ये है कि अभी तक जितने भी कानून बनते हैं उससे पहले लोगों की आरा को शामिल किया जाता है। यहां मैं कहता हूं रिजवान साहब को बुलाइए, शाइस्ता को बुलाइए, समीर अब्बास को बुलाइए, आप पर्सनल लॉ बोर्ड को छोड़ दीजिए। आप जब तक उन लोगों को नहीं बुलाएंगे जो उससे मुंसलिक हैं, मैं तो उससे आगे की बात कर रहा हूं ना समीर, मैं तो कह रहा हूं कि उसमें मॉडर्न निकाहनामा को शामिल कर लीजिए। उसकी जांच मेरी, आपको याद होगा, यहाँ रिजवान साहब को ये बात बता दूं कि ट्रिपल तलाक के ऊपर जितनी डिबेट हुई है, इसमें पार्लियामेंट में मेरा नाम बाकायदा उसमें डिबेट में शामिल है, और मेरी नानी का निकाहनामा मेरे पास आज भी मौजूद है। 1932 की अगर आप शर्तें पढ़ ले, उन शर्तों की हुकूमत लागू कर दे तो तलाक देना जितना मुश्किल हो जाएगा तो और मुश्किल बन जाएगा। इस सिविक कॉन्ट्रैक्ट को मजबूती से लाए, हम सरकार के साथ खड़े हुए। दहलवी भाई, समीर भाई, मैं आ सकता हूं? बोलिए जी दहलवी भाई, इसकी आप जड़ समझिए। एक औरत इस्लाम में 6 तरीके से शादी को खत्म किया जा सकता है। एक औरत सुप्रीम कोर्ट गई, उसने कहा मुझे तलाक़े बिद्दत से परेशानी है जो नॉन इस्लामिक है। सुप्रीम कोर्ट ने उस तरीके को उठा के डस्टबिन में डाल दिया।
सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट आपको उसके अलावा तलाक देने का तरीका नहीं सिखा रही है। अगर वो सिखाती तो आप कहते वो शरिया में इंटरफियर कर रही है। अब आप तलाक के एहसन दे, हसन दे, खुला दे, मुबारक दे, ये आपको मुबारक, ये मुझको मुबारक। अगर नरेंद्र मोदी आपको तलाक देने का तरीका सिखाने लगेगा तो आप कहेंगे तुम शरिया में इंटरफियर कर रहे हो। समझिए ये कानून पैदा कैसे हुआ, ये कानून बना ही नहीं है। 8 तरीकों में से एक तरीके को बस अलग कर दिया गया है, 7 तरीके आपके लिए छोड़ दिए गए हैं। तरीका नहीं बता रहा की कोशिश की जाएगी तो सीधी सीधी बात ये समझ में आ रही है कि ये मामला जो है ये अनंतकाल के लिए चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कहीं ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुंची है मुस्लिम महिलाएं। समीर भाई, उम्मीद तो ऐसी नहीं है कि मामला बहुत टलता जाएगा। सरकार एक कानून लाई है, जरूर अगर सेलेक्ट कमेटी में इसका डिस्कशन होगा, पार्लियामेंट में कानून आया है तो क्यों कोई भी जनप्रतिनिधि जो इलेक्ट होकर जाता है केवल विरोध के लिए इसका विरोध नहीं करेगा। अगर किसी की कोई मंशा है, मैं बार बार कह रही थी, मैंने पहले भी कहा था कि समाजवादी पार्टी केवल संसद में बोलेगी और संसद में जब कानून पास हो गया तो आज पहली बार आपके साथ में बोल रही हूँ कि अगर ऑपोजिशन आपसे कुछ कहना चाहती है तो ऑपोजिशन को बेवकूफ, ऑपोजिशन को विरोधी, ऑपोजिशन विरोध के लिए विरोध कहती है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसका हल ढूंढना पड़ेगा क्योंकि शाइस्ता जी बहुत सारी महिलाएं गई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी आवाज सुनी है। ना मैं गई हूँ, ना तो प्रधानमंत्री गए हैं, ना हमारे भाजपा के मित्र गए हैं, ना कांग्रेस के मित्र गए हैं, ना रिजवान साहब गए हैं। तो जो महिलाएं हैं उनके कोशिश, बहुत मेहनत से एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसकी अवमानना कोई नहीं कर रहा, लेकिन सुन तो लें, आप सुन तो लें। समीर जी, एक मिनट नवीन कुमार साहब, एक बात यहां पर यह हो रही है कि दरअसल आप विपक्ष को मनाने की कोशिश इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकली जो आपको साबित करना था वो आप कर चुके हैं। आपने ये साबित कर दिया, ये परसेप्शन बना दिया कि मुस्लिम महिलाओं के साथ आप खड़े हुए हैं, वो परसेप्शन बन गया। अब आपको फिक्र नहीं है कि विपक्ष को मनाया जाए, पूरी कोशिश की जाए इस बिल को किसी तरह से राज्यसभा से पास कराया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल जो मोटिव था आपका वो पूरा हो गया। पिछले 3.5 वर्षों में इस एनडीए गवर्नमेंट ने जितने बिल लेकर के आए हैं या जितने सुधार के काम किए हैं उसमें एक में भी विपक्ष ने उसको अप्रिशिएट किया हो। ये विरोध के लिए विरोध करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं, यही इनका कारण है। आज मुस्लिम महिलाएं इस प्रकार से आज मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने हाशिए पे ला करके खड़ा कर दिया। उनके पक्ष में एक ऐसा मजबूत कानून आ रहा था जिससे कि उनके जीवन भर में जो तलाक के नाम पर दिए जाने वाला एक बड़ा अभिशाप खत्म होना चाहता था, वो नहीं होने दिया। ये अपोजिशन की जिम्मेदारी थी जिसने उसने नहीं निभाई और इस बात को देश की जनता जान रही है, देख रही है, सब उसके साथ। आदिल सिंह साहब लास्ट कमेंट। पॉलिटिकल पार्टी ठीक है आदिल सिंह साहब लास्ट कमेंट, बोल रहे हैं। लास्ट कमेंट। जो विमुद्रीकरण में आपने क्या होगा, आपने जीएसटी में क्या किया, आपने किस बिल में समर्थन करने के बाद उसको लगातार डिरेल करते। ठीक है नवीन आदिल जल्दी से। और यही नहीं, आप दूर मत जाओ, कल पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मारा, एक बार किसी विपक्षी नेता ने आकर के कहा कि बहुत अच्छा काम किया, एक भी विपक्षी दल ने नहीं किया। यही बैठे सभी के सभी आज भी कर देते हैं। ये बिल पास नहीं होगा समीर भाई, इसीलिए मैं आज बोल रही हूँ क्योंकि इस मसले पर ये रहना ही नहीं चाहते, कोई नहीं रहना चाहता। आपने तय कर लिया बिल पास नहीं होगा। जल्दी से कंप्लीट करें। संगठन यही चाहता था। समीर साहब, मेरा भाजपा के मित्र से एक सीधा सवाल है, सोचिए अगर ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जो तलाक के कानून का पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और हलाला के दरवाजे खोल रहे हैं, उन जिनको तलाक उनको सजा होनी चाहिए, उन मौलानाओं को भी सजा होनी चाहिए। और जो लोग सेलेक्ट कमेटी में ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं उनको भी माफ करने की नहीं, इतिहास बनेगा। आगे की बात है, अभी तो पहला ही स्टेप हम पार नहीं कर पा रहे। बात है पहला ही स्टेप हम नहीं पार कर पा रहे, बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। वो इस बहस के दौरान आराम से पास हो गया है। इस बात की है कि अब इस बिल को ज्यादा से ज्यादा हुआ है और इन लोगों को भी हो गया, लटकाया ना जाए, इसे तुरंत पास करने की कोशिश की जाए। और अगर सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात बार बार ऑपोजिशन पार्टीज कर रही हैं तो उस पर भी ऐतराज क्यों है आखिर सरकार को, यह भी बात समझ में नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू। शब बखैर।